Good afternoon, students. I am Ita Sharma from Leal Public School, Bikaner, your Hindi teacher. आज हम कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम पाठमाला उन्मेष का पाठ 10 नीलू पढ़ने जा रहे हैं। नीलू, देखिए ये एक जानवर यानी एक कुत्ते का नाम है नीलू। तो महादेवी वर्मा जो इस पाठ की लेखिका है, उनके पास एक कुत्ता था नीलू, तो उसके ऊपर उन्होंने ये लिखा है चैप्टर, तो वो हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताया गया है कि जो पालतू जानवर होते हैं या पालतू पशु होते हैं, वो अपने मालिक के प्रति कितने वफादार होते हैं। देखिए, पढ़ते हैं चैप्टर अपना। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। अपूर्ण यानी अधूरी। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। अल्सेशियन उसकी जाति है, मतलब जो कुत्ती है लूसी, उसकी जाति कौन सी? अल्सेशियन। तो उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरणी के समान वेगवती। अब उसकी विशेषताएं बताई गई है, किसकी? लूसी की। हिरणी के समान वेगवती, वेगवती यानी तेज रफ्तार वाली, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक सामग्री, खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। उत्तरायण के निवासी यानी उत्तरी मार्ग की तरफ रहने वाले लोग, जहां पर की बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, उस क्षेत्र में लूसी है वो लोगों के लिए सामान लाने का कार्य करती थी। लोग उसके गले में गठरी बांध देते थे और उसमें सामान की लिस्ट थमा देते थे। वह बर्फ के रास्तों को पार करती हुई दुकान तक पहुंच जाती थी और दुकानदार है उसमें से लिस्ट निकालता और उसे आवश्यक जो सामग्री होती वह उसकी गठरी में बांधकर दे देता था। कई कई बार तो क्या होता था, उसको इस मार्ग में कई कई बार उसके जाना आना पड़ता, लेकिन फिर भी वह कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं करती थी। देखिए, बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। देखिए शब्द पिटारा, अपूर्ण यानी अधूरा या जो पूरा न हो, वेगवती तेज रफ्तार वाली, खाद्य सामग्री खाने की वस्तुएं, असमर्थ यानी अयोग्य जो कोई कार्य न कर सके। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय मार्ग से बर्फ में भटकता हुआ एक भुटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मित्रता हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण, शीत यानी सर्दी या ठंड के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। परिवेश यानी वातावरण। एक तो सर्दी के कारण मर चुका था उसका बच्चा और एक है वो वातावरण से जूझने लग गया था। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। एक दिन संध्या के झुटपुट में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। क्या हुआ था लूसी को? देखो, शीतकाल में घ्राण शक्ति, घ्राण यानी सूंघने की शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण, कुंठित नहीं बाधा या रुका हो जाने के कारण कुत्ते लकड़ बग्गे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं। तो शीतकाल में जब
कुत्तों की सूंघने की शक्ति है वो कम हो जाती है। ऐसे समय कुत्ते हैं वो लकड़ बग्गे के आने की आहट है या उसको गंध को महसूस नहीं कर पाते हैं और अनायास ही यानी अनजाने में ही किसका शिकार बन जाते हैं, लकड़ बग्गे का शिकार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः मां से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा था। तो ये लूसी का जो बच्चा था वो कौन था, नीलू। तो नीलू है वो रो रहा था, किस वजह से, मां के दूध के अभाव में वह रो रहा था। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया गया। दुग्ध चूर्ण यानी दूध का पाउडर, दूध के पाउडर से दूध बनाकर उसे पिलाया गया। पर रजाई में भी वह मां के पेट की उष्णता, उष्णता यानी गर्मी, गर्मी को खोजता और न पाने पर रोता और चिल्लाता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अदबुनी स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहां वह अपने मां के समीप यानी समीप, जहां वह अपने मां के समीप होने के सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। अब उसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी, नीलू की। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती, छाए में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त थी और ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्तों के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भुटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहरा हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। पारदर्शी का मतलब क्या है, जिसके आर पार देखा जा सके। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। यानी स्तब्धता यानी खामोशी या सन्नाटा, यानी वातावरण में अगर खामोशी या सन्नाटा हो रहा था तो भी उसकी आवाज से वातावरण है वो कंपित हो जाता था। देखिए, शीत यानी कि ठंड, परिवेश, वातावरण, घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति, अनायास, आसानी से, उष्णता, गर्मी, सामीप्य, पास होना, पारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई दे, स्तब्धता, खामोशी, सन्नाटा, दर्प, अहंकार। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते की दैन्य से रहित और उसके अलभ्य दर्प से युक्त केवल मैंने नीलू को ही देखा है। अब यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि उनके पास बहुत सारे जानवर थे, लेकिन कुत्तों को तो सब फेंक कर ही रोटी देते हैं, पर नीलू इस तरीके का था कि उसमें अपने आप में अभिमान था, स्वाभिमान था कुछ, कि उसको अवज्ञा से, यानी अवज्ञा का मतलब तिरस्कार से, अगर उसको भोजन फेंक कर दिया जाता था तो वह उसकी तरफ देखता भी नहीं था। खाना तो बहुत दूर की बात, यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाता था तो बिना मनाए वह बिल्कुल भी नहीं मानता और लेखिका के सामने भी नहीं आता था। विगत 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। विगत यानी पिछले, बीते हुए, है ना। तो बीते हुए 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान कौन सा था, लेखिका के घर का बाहरी बरामदा ही था, जहां पर वह सीढ़ियों के पास में बैठा रहता था और हर आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्राय सबको पहचानता था। लेखिका से जो भी मिलने आता था प्राय वह सबको जानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर लेखिका के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता था।
उसका इस तरीके से धीरे धीरे आके खड़े हो जाना ही लेखिका को यह सूचित कर देता था कि कोई मित्र है वो उससे मिलने आया है। लेखिका जब उससे कहती कि मैं आ रही हूं, सुनने के बाद ही वह पुनः बाहर जाकर अपने निश्चित स्थान पर बैठ जाता था। कुत्ते कभी भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से यानी बिजली की भांति तेज गति से चार दीवारी कूदकर लेखिका के कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई कहता कि कोई काम नहीं है, जाओ। कहने से पहले वह मूर्तिवत यानी मूर्ति की भांति खड़ा रहता, बिना हिले डुले खड़ा रहता था। कभी कभी लेखिका किसी कार्य में इतनी व्यस्त हो जाती कि वो उसकी नीलू की उपस्थिति नहीं जान पाती थी और ऐसे समय में उसे काफी देर तक हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। हिंसक और क्रोधी बुढ़िए बाप और आखेट प्रिय, आखेट ने शिकार, जिसे शिकार पसंद हो, तो आखेट प्रिय अल्सेशियन मां से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा की प्रवृत्ति का कोई भी चिन्ह नहीं था, यानी उसका स्वभाव में हिंसा की प्रवृत्ति नहीं थी। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव सिर्फ लेखिका के लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्यजनक घटना थी। लेखिका के बंगले के रोशनदानों में प्राय गोरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था। अतः कालांतर में उनमें यानी समय गुजरने के बाद में उनसे अंडे और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनकी सतर्क पहरेदारी का कार्य निभाता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उस नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसलों में रखवाने के लिए वह मोले से मुंह में दबाकर लेखिका के पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर देती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह में दबाई रखता या वे लेखिका के हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता था। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता था और मेरे साथ साथ ही घूमता था। अब यहाँ पर नीलू का लेखिका से कितना आत्मीय प्रेम था, कितना आत्मीयता थी, वो इस चैप्टर के माध्यम से हमें पता लग रही है। पक्षियों के कक्ष में अब देखिए शब्द पिटारा देते हैं। अवज्ञा यानी कि अनादर या ध्यान न देना, विगत यानी बीता हुआ समय, मूर्तिवत मूर्ति के समान, आखेट प्रिय जिसे शिकार पसंद हो, कालांतर समय गुजरने के बाद, शावक पशुओं के बच्चे। दो फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक का और उसमें रहने वाले का निरीक्षण करता रहता। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे पर तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों और द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे, जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए गए। अगुआ थे यानी आगे थे, अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पक्षियों की सरसराहट से सजग होकर चार दीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसने कूदकर दूसरी ओर पहुंचते बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। अब यहाँ पर बताया गया है कि खरगोश है वो बिल खोद लेते हैं और बिल खोद कर वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं, तो दूसरी तरफ बिल्ला है वो उनमें से जो आगे आगे थे उन लोगों को, उन खरगोशों को मार देता है।
तो जैसे ही उसको पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती है तो नीलू है वो खतरे को जान जाता है। जैसे नीलू कूदकर दीवार की तरफ जाता है, बिल्ला वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन अब वो उनकी रक्षा के लिए, खरगोशों की रक्षा के लिए क्या करता है कि वहां पर सुरंग के द्वार पर बैठ जाता है ताकि कोई खरगोश बाहर ना निकलने पाए। पर इस परोपकार के बदले में नीलू है वो बीमार हो जाता है, क्योंकि वह रात भर ओस में भीगता रहता है, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कोई कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत स्वभाव से या शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके, अब महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो दुर्घटना में घायल हो जाती है, उनको अस्पताल जाना पड़ता है। तो संध्या तक वह प्रतीक्षा करता रहता है अपने गुरुजी की यानी महादेवी वर्मा की। लेकिन जब महादेवी वर्मा नहीं आती है और घर में लोग कंबल चादर लेने आते हैं तो आने वालों की हड़बड़ी से वह जान जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने कुछ खाया पिया नहीं, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूम फिर कर देखने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। अनशन यानी खाना पीना नहीं, भूख हड़ताल कर देता था। इसलिए अस्पताल में ही वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना गिना जाने लगा तथा डॉक्टर नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं रहा। तो नीलू को याद करते हुए महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे पास बहुत सारे जीव जंतु हैं, पर कोई मुझसे नाराज हो जाए और मैं उसको मनाऊं ऐसा अब कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा। ये तो आपका चैप्टर है। अब हम देखते हैं एनिमेटेड वीडियो। महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार नामक पुस्तक में उनके द्वारा पाले गए पशु पक्षियों के प्रति उनकी ममत्वपूर्ण भावना तथा उनके प्रति उन निरीह पशु पक्षियों का निश्चल प्रेम प्रकट होता है। नीलू भी उनमें से एक पात्र है। नीलू महादेवी वर्मा की पालतू अल्सेशियन लूसी का पिल्ला था। लूसी सामान्य कुत्तों से भिन्न थी। पहाड़ी क्षेत्रों में एक ही दुकान थी। शीतकाल में जब बर्फ से सारे रास्ते ढक जाते थे, तब लूसी के गले में लोग कपड़ा बांधकर उससे सामान मंगवा लेते थे। दुकानदार उसके गले में बंधे कपड़े से रुपए निकालकर पर्ची में लिखा सामान कपड़े में बांधकर उसके गले में लटका देता या पीठ से बांध देता था और लूसी उसे मंगवाने वाले के पास तक ले आती थी। लूसी ने एक बार 2 पिल्लों को जन्म दिया, जिनमें से एक पिल्ला शीत के कारण मर गया और दूसरा यानी नीलू ठिठुराने वाले उस परिवेश से जूझने लगा। पिल्लों को जन्म देने के 4 या 5 दिन के बाद जब लूसी किसी का सामान लेकर दुकान से लौट रही थी, तभी एक लकड़बग्घे ने उसे अपना शिकार बना लिया। लूसी की मौत पर सभी रोए। नीलू की एक दिन पहले ही आंखें खुली थीं। माँ के न रहने पर उसे दूध पाउडर से दूध बनाकर पिलाया गया और रजाई में सुलाया गया, किंतु कुछ दिनों तक वह रजाई में भी माँ की उष्णता न पाकर रोता चिल्लाता रहता था। अब उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रखा गया और प्रयाग लौटने पर लेखिका उसे भी साथ ले आई। बड़ा होने पर नीलू में अल्सेशियन माँ और भूटिया पिता का रूप और विशेषताएं दिखाई देने लगीं। वह ऊंची दीवार को भी एक छलांग में पार कर लेता था और उसके भौंकने की आवाज से वातावरण का सन्नाटा भी कंपित हो जाता था। नीलू अवज्ञा से दिया हुआ खाना कभी नहीं खाता था और किसी बात पर डांट दिए जाने पर बिना मनाए सामने नहीं आता था। वह किसी विशेष परिचित को आया देखकर लेखिका के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था और उनसे यह सुनकर कि आ रही हूँ, तभी अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता था।
यदि कोई बाहर उससे यह कह देता कि नीलू तुम्हें गुरुजी ढूंढ रही थीं, तो वह भागकर तेजी से लेखिका के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था। अल्सेशियन माँ और हिंसक व क्रोधी भूटिया पिता का अंश होने के बावजूद नीलू बिल्कुल भी हिंसक नहीं था। यहाँ तक कि वह पक्षी शावकों के गिरने पर उन्हें हौले से मुंह में दबाकर फिर से घोंसले में रखवाने के लिए लेखिका के पास ले आता था। वह पक्षी घर में रहने वाले अन्य पक्षियों की भी पहरेदारी किया करता था। एक बार सर्दियों में खरगोशों को सुरंग खोदकर दूसरे कंपाउंड में निकलते देख वह दीवार पार करके उस तरफ चला गया। उसके जाते ही उस ओर पहुंचे खरगोशों को मारने वाला बिल्ला तो भाग गया, किंतु पूरी रात सुरंग के द्वार पर खुले में बिताने पर नीलू को न्यूमोनिया हो गया। इसी बीच लेखिका को मोटर दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल में रहना पड़ा और संध्या तक लेखिका को न आया देख तथा अस्पताल के लिए सामान ले जाने की लोगों की हड़बड़ी देख उसने कुछ अनुमान लगा लिया और 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया। अंततः उसकी उदासी देख उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां लेखिका को देखकर वह वहीं जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन वह अस्पताल न ले जाने पर अनशन आरंभ कर देता था। उसके आने जाने से अस्पताल में सभी उसे जान गए थे। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था। नीलू को स्वाभाविक मृत्यु मिली। लेखिका का यह कथन नीलू व उसके आत्मीय संबंधों का साक्षी है कि शायद इतने जीव जंतुओं में केवल नीलू ही था जिसके रूठ जाने की उन्हें चिंता रहती थी। तो बच्चों हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और एनिमेटेड वीडियो देखा, सबको समझ में आया ना? ठीक है, तो आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है, नीलू चैप्टर। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप कृपया करके अपना वर्क टाइम से कंप्लीट कीजिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।